नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके देखेंगे और वीडियो को पूरा देखिए। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि संगीत के क्षेत्र में इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? संगीत के क्षेत्र में कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार में? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो बेगम अख्तर पुरस्कार है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? और बेगम अख्तर पुरस्कार में मिलता क्या है? 5 लाख रुपए और 1 अंगवस्त्र और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र, ठीक है? ये मिलता है बेगम अख्तर पुरस्कार में। अब ज़रा इसमें लिखा है रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, ये क्या है? आओ ज़रा समझ लेते हैं इसके बारे में। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, ठीक है? रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो वीरता पुरस्कार है, वो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएँ होती हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिया जाता है काहे के किसके क्षेत्र में? ये दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, है ना? उद्योग के क्षेत्र में और जो महिलाएँ चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती हैं, तो उन सभी महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि शिक्षा, खेल, वीरता, उद्योग और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में जो महिलाएँ अदम्य साहस दिखाती हैं, उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। और आम तौर पर इस पुरस्कार की जो राशि है लगभग 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। और एक और पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार, ठीक है? ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार, तो याद रखिएगा जो विश्व भारती पुरस्कार है इसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अच्छा ठीक है। इसकी ये जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या बता सकते हो? इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1976 में, याद रखिएगा, ठीक है? ये बातें आप याद रखो। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं को दिया जाता है, जबकि इसी का एक पुरस्कार दूसरा वर्ज़न है लक्ष्मण पुरस्कार, वो पुरुषों को दिया जाता है। और विश्व भारती पुरस्कार की बात करें तो इसका संस्थान पूछता है कि ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, तो आप याद रखोगे संस्कृत संस्थान, ठीक है? और अगर संस्कृत संस्थान की स्थापना पूछे तो आप बताओगे 1976 में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले वाले का आंसर हो जाएगा बेगम अख्तर पुरस्कार, ठीक है? हाँ, दूसरा देखो नेक्स्ट। बीजक किसकी रचना है? तो जो बीजक रचना है, ये दरअसल जो बीजक है, ये मिश्रण है या हम कहें इस बीजक में संग्रहित हैं कबीर साहब की साखी, सबद और रामायणी, ठीक है? तो इन रचनाओं का इसमें संग्रह किया गया है। कबीरदास की ये रचना है बीजक, बात समझ पा रहे हो? और क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं कबीरदास की बात करूँ, कबीरदास, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मसला उत्तर प्रदेश का है। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या पता है आपको? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में एक क्षेत्र है मगहर, तो ये वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ से एक बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत कबीरदास ये किसके शिष्य थे? ये किसके शिष्य थे? तो आप बताओगे रामानंद के, ठीक है? ये आप याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसमें तुलसीदास और सूरदास और रैदास जी के बारे में और कई सारी बातें हैं। तुलसीदास और सूरदास में से सूरदास को आओ पहले समझ लेते हैं। सूरदास के बारे में क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं? सूरदास, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो आगरा और मथुरा मार्ग के मथुरा मार्ग में एक गाँव पड़ता है, इस गाँव का नाम है रुनकता, रुनकटा गाँव, ठीक है? यहाँ पर हुआ था इनका जन्म, रुनकटा गाँव में। और सूरदास के आपसे अगर पूछा जाए कि ये किसके शिष्य थे या सूरदास का गुरु कौन था? तो सूरदास जी का गुरु थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यहाँ से इनकी रचनाएँ पूछी जा सकती हैं हमसे, ठीक है? सूरदास जी की रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो 2-3 रचनाएँ तो आपको पता ही होगा जो सूर से शुरू होती हैं, जैसे सूरसागर, जैसे
सूर सारावली, है ना? हम बात करें साहित्य लहरी, ये आपको याद रखनी है। साहित्य लहरी कई बार पूछी भी जा चुकी है। या फिर नल दमयंती, दमयंती, ये भी इनकी रचना है। और ब्याहलोक, ये भी इनकी रचना है। ठीक है? तो सूरदास से संबंधित इतनी ही बातें हैं जो आप याद रखोगे, चूँकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक? अब बात कर लो ज़रा तुलसीदास की। तुलसीदास, तुलसीदास के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर में। ठीक है? इनके पिता का नाम बताओ। पिता का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे आत्माराम दुबे। ठीक है? माता का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप बताओगे तुलसी। अगर आपसे इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए, चूँकि पत्नी के ही अ, कठोर शब्दों की वजह से तुलसीदास को वैराग्य प्राप्त हो गया था, रत्नावली। ठीक है? और इनकी रचनाएँ आपसे पूछी जा सकती हैं। कबीर साहब तुलसीदास साहब की रचनाएँ आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपको पता होगा रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली। ठीक है? गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये भी आपको पता होगा। ये याद रखो राम सतसई, ये किसकी है? ये भी है तुलसीदास जी की। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मुझे कवित्त अगर आपसे पूछा जाए कि कवित्त रामायण ये किसकी रचना है? तो आप बताओगे तुलसीदास जी की। अगर आपसे पूछा जाए रामलला नहछू किसकी रचना है? तो बताओगे तुलसीदास की, ठीक है? और याद रखिए जो बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका दरअसल ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तो ये भी पत्रिका किसकी है? ये भी पत्रिका है हाँ, तुलसीदास की। तो सूरदास और तुलसीदास को आपने समझ लिया। ठीक है? तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, वाराणसी में और क्या-क्या है? जैसे वाराणसी में और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन वाराणसी के बगल में एक जनपद है। ये जनपद है प्रयागराज। पहले प्रयागराज को समझ लो, प्रयागराज में क्या-क्या है? प्रयागराज में जब आप जाओगे, तो आपको प्रयागराज में मिलेगा मोतीलाल मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है? ये कहाँ पर है? प्रयागराज में, याद रखिएगा। प्रयागराज में और क्या है? तो आप बताओगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है? ये कहाँ पर है? ये भी है प्रयागराज में। तो ये दोनों बातें आप याद रखो, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है आपसे कई बार। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ये है आपके प्रयागराज में। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद प्रयागराज के अलावा भी कई सारी जगह हैं, जैसे अगर हम वाराणसी की ही अभी बात कर रहे थे, वाराणसी में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आओ ज़रा समझ लेते हैं। वाराणसी, वाराणसी, ठीक है? वाराणसी में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान तो आपने पढ़ ही लिया है। दूसरा है भारतीय हथकरघा भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, तकनीकी संस्थान, ये कहाँ पर है? आप बताओगे वाराणसी में। एक आईआईटी भी है, आईआईटी कानपुर भी है, आईआईटी वाराणसी भी है। वाराणसी का मतलब जो बीएचयू है। प्रयागराज में और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो प्रयागराज में 2 तो मैंने देख ही ली थी। कौन-कौन सी? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान देख लिया था और एक देख लिया था मैंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। इसके अलावा प्रयागराज में आप याद रखोगे नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ है? प्रयागराज में। आप बताओ मुझे केंद्रीय अंतरस्थलीय केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी है आपके प्रयागराज में। ठीक है? तो ये सारी बातें आप याद रखो। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई थी? तो जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, पहले इनसे 2-3 बातें आप समझ लो। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इनका अगर आपसे पूछे जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे शाहजहाँपुर में, ठीक? इन्होंने एक डायलॉग मारा था, ये भी याद रखो आप, सरफ़रोशी की तमन्ना अब
हमारे दिल में है, ठीक है? सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आगे आपको पता ही होगा। अच्छा, इनको एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको फांसी कहाँ दी गई? फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि काकोरी कांड किया था इन्होंने। तो फांसी दी कहाँ गई? आपसे ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो फांसी दी गई थी इनको गोरखपुर में, ठीक है? गोरखपुर की सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने दरअसल अ, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने, इन्होंने 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी ट्रेन रॉबरी, उसमें बिस्मिल साहब ने नेतृत्वकर्ता का काम किया था और रामप्रसाद बिस्मिल पकड़े गए थे और भी कई सारे लोग पकड़े गए थे। तो इतिहास में मैंने इसको पूरा कवर किया है, आप इतिहास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और इसी काकोरी कांड में एक शख्स पकड़ा गया था जिसका नाम है अशफाक, अशफाक उल्ला खां, ठीक है? इनको फांसी कहाँ दी गई थी? पूछा जाता है आपसे, तो फैजाबाद, अयोध्या वाला। और अगर आप एक शख्स पकड़ा गया था, इनका नाम है रोशन सिंह। इनको कहाँ दी गई थी फांसी? इनको दी गई थी इलाहाबाद के नैनी में। एक शख्स पकड़ा गया था, एक क्रांतिकारी पकड़े गए थे, इनका नाम है राजेंद्र सिंह या राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, ठीक है? इनको भी फांसी दे दी गई थी। इनको कहाँ दी गई थी? गोंडा की सेंट्रल जेल में। ठीक है? तो ये तीनों याद रखो, काकोरी ट्रेन रॉबरी में ये सारे के सारे पकड़े गए थे। बिस्मिल साहब को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन सिंह को नैनी में और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को गोंडा की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। तो आपसे पूछा है रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में, आंसर होगा हाँ, गोरखपुर। फैजाबाद से कौन है? फिर से रिवाइज करूँ जरा, अशफाक उल्लाह खां और गोंडा से कौन है? गोंडा से हैं राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? यह है फुर्सतगंज में। ये है फुर्सतगंज में, ठीक है? और ये कानपुर लिखा है। कानपुर में क्या है? क्या पता है आपको? कानपुर में क्या है? बताओ मुझे। इंक बदल देता हूँ। कानपुर में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, विकास निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है? आप बताओगे कानपुर में। कानपुर में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मुझे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? आप बताओगे कानपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ लक्ष्मीपति सिंघानिया, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे कानपुर में। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यानी दालों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पल्स रिसर्च, ये कहाँ पर है? ये भी है कानपुर में, ठीक है? हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मुझे गवर्नमेंट या हम कहें केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये क्षेत्रीय स्तर का कहाँ पर है? तो आप बताओगे कानपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ गवर्नमेंट अ, गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ठीक, ये कहाँ पर है? तो आप ये भी बताओगे कानपुर में। गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? हाँ, इसी कानपुर में, ठीक है? तो ये सारे के सारे आप इंस्टीट्यूट याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किसे हिंदी खड़ी बोली का पिता कहा जाता है? तो किसे हिंदी खड़ी बोली का पिता कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो साहब को। क्लियर है बात? अमीर खुसरो साहब को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का पिता। अच्छा, ये जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म आपसे पूछा जा सकता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ पटियाली में, ठीक है? इनका जन्म हुआ पटियाली में। अच्छा, पटियाली में कहाँ पटियाली कहाँ है? तो आप बताओगे कासगंज या कासगंज में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने आप को भारतीय तोता कहा था या किताबों में तोता-ए-हिंद लिखा मिलता है या तूतिए-हिंद लिखा मिलता है, ठीक है? मैं तोता-ए-हिंद लिखे दे रहा हूँ। इन्होंने अपने आप को भारतीय तोता कहा था, तोता-ए-हिंद। और इन्हीं अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का पिता, ठीक है? दरअसल अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे या अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो आप कहोगे निजामुद्दीन औलिया साहब के। निजामुद्दीन औलिया साहब के, ठीक है? हाँ, और इनकी कुछ रचनाएँ हैं। अब रचनाएँ देख लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तुगलकनामा कई बार पूछी गई है, याद रखोगे अमीर खुसरो की है। फिर आप याद रखोगे खजाइनुल फुतूह किसकी है? अमीर खुसरो साहब की। फिर आप याद रखोगे नूह सिपेहर किसकी है? कृति अमीर खुसरो साहब की। फिर आप याद रखोगे मिफ मिफ्ताहुल मिफ्ताहुल फुतूह ये भी याद रखो किसकी है? हाँ, अमीर खुसरो साहब की। तो तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह और नूह सिपेहर ये सारी की सारी रचनाएँ किसकी हैं? अमीर खुसरो साहब की। जन्म कहाँ हुआ? कासगंज में। और ये किसके शिष्य थे? औलिया साहब के, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है? हिंदी खड़ी बोली का इनको पिता भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां, फतवा ए जहांदरी फतवा ए जहांदरी किसकी रचना है? आपसे ये पूछ रहा है। तो फतवा ए जहांदरी किसकी रचना है? अ, दरअसल ये जो फतवा ए जहांदरी है, एक आपने नाम सुना होगा शख्स का, इसका नाम है जियाउद्दीन बरनी। तो ये जो जियाउद्दीन बरनी साहब हैं, ध्यान दो, जियाउद्दीन उद्दीन बरनी, ठीक? तो ये जो जियाउद्दीन बरनी साहब हैं, दरअसल ये सल्तनत कालीन इतिहासकार थे, बहुत बड़े। सल्तनत कालीन इतिहासकार थे, ठीक है? और कहाँ के ये निवासी थे? अगर आपसे ये पूछे, तो बरनी लगा है, तो बरन के निवासी थे ये। कहाँ? बुलंदशहर के बरन, बुलंदशहर के बरन के निवासी थे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? इनकी कृतियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आप याद रखोगे। इनकी कृतियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे फतवा-ए जहांदारी, ठीक है? फतवा-ए-जहांदारी ये इनकी प्रसिद्ध कृति है और याद रखो सल्तनत कालीन प्रशासन की इसमें जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए ये जो फतवा-ए-जहांदारी है, ये किससे संबंधित है? तो आप बताओगे सल्तनत कालीन सल्तनत कालीन प्रशासन की इससे हमें जानकारी मिलती है। क्लियर है बात? हाँ, तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्न, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित खिलाड़ी और उनके खेलों में से कौन सही है? खिलाड़ी और खेल को कौन सही है ये बताना है। जगबीर सिंह हॉकी से संबंधित हैं, सैयद मोदी क्रिकेट से नहीं है, सैयद मोदी का संबंध क्रिकेट से नहीं है, दरअसल इनका संबंध है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। तो यही हमारा सही हो जाएगा। जगबीर सिंह क्रिकेट से हैं और नरसिंह यादव कुश्ती से हैं, अभिन्न श्याम गुप्ता ये बैडमिंटन से हैं, ठीक है? आओ जरा इनको समझ लेते हैं एक-एक करके। ये जो पीछे विधाएँ लिखी थी बैडमिंटन, उत्तर प्रदेश के बैडमिंटन के प्लेयर्स कौन-कौन से हैं? ठीक है? आओ देखते हैं। अभिन्न श्याम गुप्ता, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश के। सैयद सैयद मोदी, ये बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मयूरी, बैडमिंटन प्लेयर उत्तर प्रदेश के, ठीक? अब ज़रा देखो कुश्ती में उत्तर प्रदेश का नाम किसने-किसने रोशन किया, तो इनके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। नरसिंह नरसिंह यादव, इन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम कुश्ती में रोशन किया है। साथ ही साथ अलका तोमर, कुश्ती से संबंधित हैं। बात समझ पा रहे हो? रजनी, ठीक? प्रियंका सिंह कुश्ती से संबंधित हैं। अनुज चौधरी अनुज चौधरी, ये भी कुश्ती से संबंधित हैं। सुनील कुमार, ठीक? ये भी काहे से संबंधित है? कुश्ती से। अब आ जाओ ज़रा देख लेते हैं हॉकी से संबंधित कौन-कौन से प्लेयर हैं जो जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी से संबंधित थे। जगबीर सिंह हॉकी से संबंधित थे, ठीक है? मोहम्मद शरीद मोहम्मद शरीद, ये भी हॉकी से संबंधित थे। जफर इकबाल, इनका भी संबंध था हॉकी से। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके बाद केडी सिंह बाबू, इनका भी संबंध किससे था? हॉकी से। सुनील यादव सुनील यादव हॉकी से संबंधित थे। तुषार खांडेकर
हॉकी से संबंधित थे, साथ ही साथ एक नाम और याद रखो, राजकुमार पाल, इनका भी संबंध है हॉकी से। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी कुछ विधाएँ हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित थे? हॉकी से, और ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो कहीं न कहीं आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, एक तरफ प्लेयर दे देगा और एक तरफ विधाएँ दे देता है। इस तरह के क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किस जेल में की थी? ये जेल लिखा है। किस जेल में की थी? तो आप बताओगे अहमदनगर जेल, ठीक है? अहमदनगर जेल। नेक्स्ट देखो, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? मैंने अभी तुलसीदास के बारे में सारा आपको वृत्तांत बताया था। इनकी जो पत्नी थी वो थी रत्नावली, है ना? नेक्स्ट देखो, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया? तो याद रखिएगा, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनको भारत रत्न कब दिया गया है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो लाल बहादुर जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म स्थान क्या है? कहाँ ये पैदा हुए? तो आप बताओगे चंदौली के मुगल सराय में। चंदौली के मुगल सराय में, ठीक है? जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न मिला था 1966 में। ये याद रखो, 1966 में। अच्छा, एक बात और याद रखो, लाल बहादुर शास्त्री से ये प्रधानमंत्री बने थे 1964 में, और इन्हीं के समय पाकिस्तान से वार हुआ था भारत का 1965 में, और इसके बाद ये ताशकंद गए थे, तो इनकी डेथ हो गई थी 1966 में जनवरी में, और इसके बाद 1966 में इनको अ, भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1966। नेक्स्ट देखो, विश्व भारती पुरस्कार के तहत वर्तमान में कितनी नकद राशि दी जाती है? विश्व भारती पुरस्कार सबसे पहला क्वेश्चन देता कौन है? विश्व भारती पुरस्कार देता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? 5,01,000। बात समझ पा रहे हो? हाँ, अब देखो कुछ पुरस्कार हैं जिनके तहत अलग-अलग राशियाँ दी जाती हैं। आओ ज़रा समझ लेते हैं, चूँकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है? देखो, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा कौन-कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से प्रदत्त पुरस्कार, ठीक? कौन-कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और उनमें कितनी-कितनी राशि आवंटित की जाती है? बात समझ पा रहे हो? तो एक तरफ पुरस्कार लिख लो और दूसरी तरफ आप इनके द्वारा मिलने वाली, इस पुरस्कारों में मिलने वाली राशि लिख लो। सबसे पहला, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये टेबल बना लीजिए। विश्व भारती पुरस्कार, विश्व भारती पुरस्कार, लिख लेना पुरस्कार यहाँ पे, ठीक है? कितनी राशि दी जाती है? 501,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक है? दूसरा कौन-सा है? दूसरा आप याद रखोगे, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये पुरस्कार आप यहाँ लिख लेना। कितना रुपया दिया जाता है? 201,000 प्रति व्यक्ति, ठीक है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए महर्षि इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए महर्षि व्यास पुरस्कार, इसमें कितनी राशि दी जाती है? 201,000 प्रति व्यक्ति। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ो। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ महर्षि नारद पुरस्कार देता कौन है? तो संस्कृत संस्थान। ये सारे पुरस्कार संस्कृत संस्थान दे रहा है। तो महर्षि नारद पुरस्कार, इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो आप बताओगे, इसमें राशि दी जाती है 101,000 प्रति व्यक्ति, प्रति जो पुरस्कृत व्यक्ति होता है उसे। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए विशिष्ट पुरस्कार, ये इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो आप बताओगे 101,000 प्रति, ठीक है? हाँ, रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पुरस्कार हैं, जैसे वेद पंडित पुरस्कार, नामित पुरस्कार, विशेष पुरस्कार, विविध पुरस्कार, तो वो सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप यहाँ तक याद रखें। कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं संस्कृत संस्थान के द्वारा और उनमें कितनी राशि आवंटित की जाती है? विश्व भारती पुरस्कार कौन देता है? संस्कृत संस्थान, 5,01,000 राशि दी जाती है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2,01,000 राशि दी जाती है। व्यास पुरस्कार में भी 2,01,000 राशि दी जाती है। महर्षि नारद पुरस्कार में 1,01,000 की राशि प्रदान की जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है? तो इसका जो ये सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 12वें का। ठीक है? अब ज़रा 13वां देखो।
भारत भारती होना चाहिए, गलत लिखा है। यहाँ पर आप लिख लो भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आओ ज़रा समझ लेते हैं। जो भारत भारती पुरस्कार है, समझना, भारत भारती पुरस्कार को देता कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन, कौन देता है इसे? इसे देता है उत्तर प्रदेश हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ये साहित्य पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार। इसमें 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। बात समझ पाए? 8 लाख रुपए। इसके अलावा एक पुरस्कार आप और याद रखोगे जो हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है। उसका नाम है लोहिया साहित्य सम्मान। लोहिया साहित्य सम्मान। ये किसके द्वारा दिया जाता है? हिंदी साहित्य, या हम कहें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ये दिया जाता है और इसमें कितना रुपया दिया जाता है? इसमें भारत भारती की अगर हम बात करें तो 8 लाख, लेकिन लोहिया साहित्य सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्लियर है बात? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर 1976 में हुई, ठीक है? और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना बताओ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे ठीक 1 दिन पहले, 30 दिसंबर 1976 में। और ये है कहाँ पे? ये है लखनऊ में, ठीक है? ये दोनों संस्थान। हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, नीचे दिए गए सम्मानों पुरस्कारों में से कौन-सा उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों से संबंधित है? तो ये जो पुरस्कार आपको दिया है चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार, ये अप्रवासी भारतीयों से संबंधित है। वहीं अगर हम बेगम अख्तर पुरस्कार की बात करें, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वहीं अगर हम लक्ष्मण पुरस्कार की बात करें, तो ये और लक्ष्मण पुरस्कार की बात करें तो ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, लेकिन पुरुषों को, महिलाओं को नहीं। और भारत भारती पुरस्कार ये साहित्य से संबंधित है, ठीक है? इस पुरस्कार का संबंध है साहित्य से। और कौन देता है भारत भारती पुरस्कार? मैंने अभी आपको बताया था, संस्कृत संस्थान पुरस्कार देता है इस पुरस्कार को। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखो। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। लखनऊ में और भी कई सारे संस्थान हैं। कौन-कौन से हैं? आओ ज़रा देख लेते हैं। लखनऊ में और भी कई सारे संस्थान हैं, तो लखनऊ के संस्थान जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कौन-कौन से हैं? भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक? और कौन-सा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है? ये भी कहाँ पर है इंस्टीट्यूट? ये भी है लखनऊ में। और यहाँ पर कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं? जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है? ये भी है आपके, हाँ, लखनऊ में, ठीक है? और देखो ज़रा, इसके अलावा और कौन-कौन से हैं? इसके अलावा और कौन-कौन से हैं? जैसे अगर हम लखनऊ की ही बात करें, लखनऊ की ही बात करें, तो कौन-कौन से हैं? आओ ज़रा देखते हैं। मैंने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बता दिया। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पर है? लखनऊ, ठीक है? और कौन से हैं? राज्य आपदा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये कहाँ पर है? ये भी है लखनऊ में, ठीक है? और एक इंस्टीट्यूट काफ़ी फ़ेमस है, यहीं लखनऊ में ही है, आपने सुना होगा इसका नाम, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, शुगर केन रिसर्च, ठीक है?
तो कई सारे संस्थान हैं, जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज भी यहीं पर है। तो कई सारे संस्थान हैं और हाँ, तो इनको सबको आप याद रखिएगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल है शाहजहांपुर में। तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है? अनुसंधान काउंसिल कहाँ है? तो उसको मैंने पीछे आपको बताया है किस शहर में है। और यहाँ पर आपको शब्द दिया है गन्ना, कि गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ है? तो ये शाहजहांपुर में है, ठीक है? याद रखिएगा इसको। अच्छा, शाहजहांपुर के ठीक आप जब दक्षिण की तरफ जाओगे तो एक मिलेगा लखनऊ के पास रायबरेली, रायबरेली। क्या पता है रायबरेली में भी कोई संस्थान है? अगर पता है तो फिर आप लिख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है? एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पर है? ये है रायबरेली में, ठीक? अब एक बरेली, रायबरेली से भी एक शब्द निकला बरेली। बरेली में क्या है? बरेली में याद रखो भारतीय, बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है? ये कहाँ पर है? ये है बरेली में। और एक शब्द ये दे रहा है मेरठ। क्या बता सकते हो मेरठ में क्या है? मेरठ में है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, रिसर्च स्टेशन। और ये रीजनल है, ठीक है? क्षेत्रीय। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आप बताओगे मेरठ में है। क्लियर है बात? फिर से याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च कहाँ है? रायबरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन क्षेत्रीय कहाँ पर है? यह है मेरठ में, ठीक है? तो 18वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा शाहजहांपुर। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये है झांसी में, ठीक है? हाँ, ये है झांसी में। और मुझे सीतापुर से एक याद आ रहा है, सीतापुर में कोई इंस्टीट्यूट है जिसे आप याद रखोगे, कौन-सा है? नेहरू इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट याद रखिए पूछा गया एग्ज़ाम में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी सेंटर, ठीक है? या हम कहें इंस्टीट्यूट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? इसका क्षेत्रीय कार्यालय है सीतापुर में। तो ये याद रखिएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है या क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट है वो सीतापुर में है, ठीक है? हाँ, और नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी कहाँ है? विज्ञान नगरी है लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, कानपुर, ये लखनऊ में है विज्ञान नगरी। अच्छा, इससे संबंधित कुछ सिटीज़ हैं, जैसे आपको वो याद रखनी पड़ेंगी, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? गाज़ियाबाद, ठीक है? ट्रोनिका सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि निकिडा सिटी कहाँ पर है? तो क्या बताओगे? ये है और कानपुर और उन्नाव के बीच में, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञान नगरी कि कहाँ पर है? तो आप बताओगे लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। आपसे पूछा जाए कि टॉय सिटी कहाँ पर है? तो आप बताओगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ वेब सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तब भी आप बताओगे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि साइबर सिटी किसे या साइबर सिटी कहाँ पर है? तो आप बताओगे कानपुर, कानपुर, ठीक है? साइबर सिटी कानपुर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव डीएनए बैंक ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी लैब कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे लखनऊ, ठीक है? क्लियर है बात? तो ये सारी की सारी बातें याद रखो। ट्रोनिका सिटी पूछा जाए तो गाजियाबाद, निकिटा सिटी पूछा जाए तो कानपुर उन्नाव, विज्ञान नगरी लखनऊ में है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है और टॉय सिटी नोएडा में है, साथ ही साथ वेब सिटी भी नोएडा में है, साइबर सिटी कानपुर में है, मानो डीएनए बैंक लखनऊ, मेमोरी बैंक या मेमोरी लैब ये है लखनऊ में, ठीक है? याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो,
सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। साइबर सिटी ये कहाँ पर है? मैंने अभी आपको बताया था। साइबर सिटी कहाँ है? साइबर सिटी है कानपुर में। मैंने बताया अभी। वेब सिटी कहाँ पर है? वेब सिटी ये मैंने आपको बताया है नोएडा में। ठीक है? सीजी सिटी मैंने आपको नहीं बताया। तो सीजी सिटी कहाँ पर है? इसको भी याद रखो, लखनऊ में। ठीक है? और ट्रोनिका सिटी मैंने कहाँ बताया है? ट्रोनिका सिटी मैंने बताया है गाजियाबाद में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा दूसरा। यही वाला सही हो जाएगा। यही एक लग रहा है सही। ए का हो जाएगा तीसरा, हाँ ठीक है। बी का हो जाएगा पहला, हाँ ठीक है। सी का हो जाएगा चौथा, सी का चौथा, हाँ, ठीक है। ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। अभी-अभी मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो आप क्या बताओगे? लखनऊ। अगर आपसे पूछे कि बताओ मुझे उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, परिषद अनुसंधान परिषद देखो वही शब्द है, ठीक है? लेकिन आपसे अगर कृषि की बात करेगा तो आप लखनऊ करोगे, अगर आपसे गन्ना की बात कर देगा तो फिर आप कहोगे शाहजहांपुर, ठीक? तो कृषि वाला पूछा गया आपसे, आप बताओगे लखनऊ। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। ठीक है? आपको मैंने पीछे इंस्टीट्यूट लखनऊ के सारे कराए थे, तो वहां पर इसको भी कराए थे। नेक्स्ट देखो, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में है। ठीक है? अब जरा एक बात समझो, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। लखनऊ में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनकी एक लिस्ट आप देख लो। लखनऊ, ठीक? लखनऊ में कौन-कौन से पार्क हैं? जैसे आपको मिलेगा यहाँ पे राम मनोहर लोहिया पार्क, राम मनोहर लोहिया पार्क। लखनऊ में आपको मिलेगा कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन, कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन। और लखनऊ में आपको क्या मिलेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क, यहीं पर मिलेगा आपको लखनऊ में। और क्या यहाँ पर मिलेगा लखनऊ में? बुद्ध विहार, बुद्ध विहार शांति उपवन, शांति उपवन। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो आप बताओगे लखनऊ में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनेश्वर मिश्रा पार्क कहाँ पर है, तो आप बताओगे लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए कि कांशीराम स्मृति उपवन कहाँ पर है, तो आप बताओगे लखनऊ में। और सबसे खास बात अगर आपसे पूछा जाए चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ये दरअसल प्रस्तावित है, ठीक है? तो ये कहाँ पर है? ये भी है आपके लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। क्लियर है बात? हाँ, नेक्स्ट देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम पूछ रहा है आपसे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता जी का नाम क्या था? आपसे ये पूछा है। तो इनकी जो माता जी का नाम था, वो था स्वरूप रानी, ठीक? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म कहाँ हुआ था? क्या बता सकते हो आप? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है? और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था कमला देवी या फिर हम कह सकते हैं कमला नेहरू, कई किताबों में लिखा मिलता है। और इनकी माता का नाम क्या था? स्वरूप रानी। याद रखोगे आप? हाँ। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में किस ऋषि का आश्रम है? तो उत्तर प्रदेश में किसका आश्रम है? दधीच कुंड है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में दधीचि कुंड है, ठीक है? तो दधीच मुनि का आश्रम है। अच्छा ये जो सीतापुर में तो ये आश्रम है दधीच जी का। और भी कई सारे उत्तर प्रदेश में आश्रम है जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे महर्षि दुर्वासा आश्रम, महर्षि दुर्वासा आश्रम ये कहाँ पर है? क्या बता सकते हो आप? ये है प्रयागराज में, ठीक है? याद रखोगे। अच्छा एक मुझे बताओ, कपिल मुनि का आश्रम आपने सुना होगा, आश्रम, ये कहाँ पर है? ये है फर्रुखाबाद में। लोकेशन याद रखिए। दुर्वासा आश्रम अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे प्रयागराज में। कपिल मुनि का आश्रम पूछ दे तो फर्रुखाबाद में। अगर आपसे पूछे कि भारद्वाज आश्रम कहाँ पर है, तो आप बताओगे प्रयागराज, ठीक है? प्रयागराज से संबंधित ये 2 बातें याद रखो। दुर्वासा ऋषि का मंदिर कहाँ है? दुर्वासा आश्रम, तो ये है प्रयागराज में। और भारद्वाज आश्रम के बारे में अगर आपसे पूछे तो भी आप बताओगे प्रयागराज में। और अगर आपसे पूछे कपिल मुनि जी का आश्रम कहाँ पर है, तो आप बताओगे फर्रुखाबाद में।
ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। 28 निम्नलिखित में से किसने सी.आर. दास के साथ मिलकर 1932 में स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो सी.आर. दास मतलब चित्तरंजन दास की बात हो रही है यहाँ पे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो वही आपसे पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू, इसका सही उत्तर होगा। आओ ज़रा समझ लेते हैं स्वराज पार्टी को। 1923 की बात थी, जब प्रयागराज में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, ठीक है? स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 में। और स्वराज पार्टी के गठन में 2 सदस्य बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे। एक थे सी.आर. दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। तो ये जो सी.आर. दास थे, इस स्वराज पार्टी के ये थे अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? और ये जो मोतीलाल नेहरू साहब थे, ये थे इस पार्टी के स्वराज पार्टी के सचिव, ठीक है? या हम कहें महामंत्री। तो आपसे पूछा जा सकता है, स्वराज पार्टी से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी के जो सदस्य होते थे, इन सदस्यों को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था प्रो चेंजर्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि किस पार्टी के सदस्यों को प्रो चेंजर्स कहा जाता था? तो आप बताओगे स्वराज पार्टी के सदस्यों को, ठीक है? मुझे बताओ, ये जो मोतीलाल साहब हैं, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की माता का नाम क्या था? बताओ। और मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? माता का नाम मोतीलाल नेहरू के जो माताजी थीं, पुस्तकों में इनकी माताजी का नाम जीवरानी मिलता है। और जीवरानी, ठीक है? और जो मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू की माताजी, इनकी जो पत्नी का नाम मिलता है, वो मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था, स्वरूप रानी, ठीक है? इनकी जो पत्नी का नाम मिलता है, वो मिलता है स्वरूप रानी। और इनके पिता का नाम क्या मिलता है मोतीलाल नेहरू जी के? इनके पिता का नाम मिलता है गंगाधर नेहरू, गंगाधर नेहरू। तो ख़ैर ये सारी बातें हैं। आप इतनी ही बात याद रखो यहाँ से। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने-किसने किया और इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, हाँ, मोतीलाल नेहरू इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो, भृगु मंदिर ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? भृगु मंदिर कहाँ पर है? आपसे ये पूछ रहा है। देवरिया में है कि बलिया में है कि महाराजगंज में है कि सोनभद्र में है? ठीक है? भृगु मंदिर के बारे में आप याद रखिएगा कि भृगु मंदिर है बलिया में। अगर आपसे पूछे कि बताओ देवरिया में कोई मंदिर है? देवरिया में, तो हाँ, बताओगे आप बाबा सोमनाथ जी का मंदिर। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? ये है देवरिया में, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि बताओ चाइना मंदिर कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो आप बताओगे श्रावस्ती में। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ मकरबई का मंदिर या मकरबाई का मंदिर कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? मकरबाई का मंदिर है महोबा में, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि बताओ दाऊ जी का मंदिर, ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो आप बताओगे मथुरा में। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, भृगु मंदिर कहाँ है? बलिया में। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है? देवरिया में। चाइना मंदिर कहाँ है? श्रावस्ती में। और मकरबाई जी का मंदिर कहाँ है? महोबा में। दाऊ जी का मंदिर कहाँ है? ये है मथुरा में। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस केस में फांसी दी गई थी? अब जेल नहीं पूछा है, अब पूछा है किस केस में फांसी दी गई? तो आप बताओगे काकोरी षड्यंत्र में, ठीक है? काकोरी षड्यंत्र में इनको फांसी दी गई और काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 1925 में। और बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर जेल में। गोंडा में किसे फांसी दी गई? फैजाबाद में किसे फांसी दी गई? और नैनी में किसे फांसी दी गई? ये पूरी लिस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा संस्थान है जो प्रयागराज में स्थित है? राजकीय चर्म संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ये जो राजकीय चर्म संस्थान है, राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? ये है कानपुर में, ठीक। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये है प्रयागराज में। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये वाराणसी में भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आईआईटी कानपुर भी है, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। तो आपसे पूछा गया है कि प्रयागराज में कौन-सा संस्थान है? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये प्रयागराज में। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया?
तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, 1929 के आसपास हुआ था। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ठीक? कांग्रेस का ये था अधिवेशन, और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था? जवाहरलाल। जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये है लाहौर अधिवेशन, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ताशकंद समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है? ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मैंने बताया था आपको, मुगलसराय में हुआ था। पिता शारदा प्रसाद थे, माता राज दुलारी थी, राम दुलारी, राज दुलारी नहीं, राम दुलारी, ठीक है? और 1964 में ये पीएम बने थे, 1965 में पाक वार हो गया था, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और 1966 में इनको भारत रत्न दे दिया गया था। तो ये सारी बातें हम पीछे आपको डिस्कस करवा चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो चाकुओं के लिए फेमस है? रामपुर की छुरी, सुना होगा आपने, है ना? शाहजहांपुर किसके लिए फेमस है? कालीन उद्योग, कालीन उद्योग के लिए। सुल्तानपुर किसके लिए फेमस है? सुल्तानपुर, तो याद रखिएगा, जो सुल्तानपुर है ये कुसपुरा कहा जाता है। गोरखपुर, गोरखधाम के लिए फेमस है, गोरखधाम, या फिर इसे गीता प्रेस नगर भी कहा जाता है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर यहीं पर है ना? नेक्स्ट देखो, 36, गुल ए नगमा ये किसकी रचना है? गुल ए नगमा ये किसकी रचना है? ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये रचना है फिराक गोरखपुरी की। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ से चूंकि अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिराक गोरखपुरी, ये जो फिराक गोरखपुरी हैं, इन्हें कहा जाता है रघुपति सहाय। इनका जो जन्म हुआ है वो गोरखपुर में हुआ था, और इनसे संबंधित रचनाएं कुछ हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे गुल ए नगमा आपसे पूछ ली जाए, किसकी है? तो फिराक गोरखपुरी की। आपसे पूछ ली जाए रूह ए कायनात, आपसे पूछ ली जाए तो फिराक गोरखपुरी की है। अगर आपसे पूछा जाए तराना ए इश्क, ये रचना किसकी है? तो आप बताओगे फिराक गोरखपुरी की। फिर से समझो, गुल ए नगमा ये किसकी है? फिराक गोरखपुरी। रूह ए कायनात गोरखपुरी साहब की है, और तराना ए इश्क गोरखपुरी साहब का है, ठीक है? ये सारी की सारी कृतियां। हाँ, अच्छा, एक और है फैज। फैज का मतलब है फैजी, हालांकि इनका तो नाम नहीं है, लेकिन एक और आप याद रखिएगा, फैजी साहब, फैजी। फैजी को आप इनका नाम लिख सकते हो, अ, अबू अल फैज, अबू अल फैज इब्न मुबारक, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है? इनको फैजी कहा जाता है आमतौर पर। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फैजी साहब का उत्तर प्रदेश में जन्म कहाँ हुआ? तो आप बताओगे आगरा में। और ये जो फैजी साहब हैं, ये दरअसल अकबर के समकालीन है, या हम कहें अकबर काल के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। अकबर, आप ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अकबर काल के श्रेष्ठ कवि और इतिहासकार रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इनकी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जा सकती हैं, तो इनकी याद रखिएगा। एक ही बात याद रखो, उसे आप नोट बना के लिख लो। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फैजी साहब ने, या इन्होंने इन्होंने भास्कराचार्य, इन्होंने भास्कराचार्य के गणित पर आधारित संस्कृत ग्रंथ लीलावती का लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, अनुवाद किया, ठीक है? तो याद रखिएगा ये बात, आपसे पूछा जा सकता है। भास्कराचार्य के गणित पर आधारित एक ग्रंथ था लीलावती, इसका फारसी में अनुवाद, हाँ, इन्हीं फैजी साहब ने किया था, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37, दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है? दशावतार मंदिर है ललितपुर में। 37, ठीक है? ये ऑप्शन दिया है आपको, अयोध्या। अयोध्या में क्या है? क्या पता है आपको? अयोध्या में है कनक भवन, याद रखिएगा। श्रावस्ती में मैंने क्या बताया था? श्रावस्ती में मैंने बताया था चाइना मंदिर, है ना? श्रावस्ती मैंने बताया था चाइना मंदिर, ये कहाँ पर है? श्रावस्ती में। और ये रहा बांदा, बांदा में आपको मैंने बताया था कलिंजर
दुर्ग, ठीक? और साथ ही साथ तुलसी स्मारक, ये कहाँ पर है? ये है बांदा में। और बांदा से ही पास एक जिला है अपना बस्ती, बस्ती। बस्ती में क्या है, पता है आपको? बस्ती में है शहीद स्थल छावनी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में ये छावनी कहाँ पर है, तो आप बताओगे बस्ती में। एक मुझे याद आ रहा है बा से बाराबंकी, तो मुझे बता दो बाराबंकी में क्या है? तो याद रखिएगा बाराबंकी में है लोधेश्वर महादेव मंदिर। लोधेश्वर महादेव मंदिर है बाराबंकी में। बाराबंकी में ही है कुंतेश्वर महादेव मंदिर है। बाराबंकी में ही है हाजी वारिस अली शाह या हाजी वारिस अली, हाजी वारिस अली की दरगाह, ठीक है? और इसी को देवा शरीफ भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, बाराबंकी में और भी कुछ है क्या? हाँ, बाराबंकी में बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैं यहाँ पर बाराबंकी की बात करूँ, बाराबंकी, तो मैंने वारिस अली के बारे में बता दिया। बाराबंकी में और क्या है? जैसे सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह, अब्दुल रज्जाक की दरगाह, ये भी कहाँ है? बाराबंकी में। और क्या है बाराबंकी में? तो आप याद रखोगे सलामत शाह की मजार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है? बाराबंकी में, ठीक है। बा से ही एक मुझे और जनपद याद आ रहा है, बहराइच। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर याद रखिए सैयद सैयद सलार मसूद गाजी की मजार है, मसूद गाजी की मजार है, ठीक है। सैयद सलार मसूद गाजी की जी की मजार भी यहीं पर है बहराइच में। क्लियर बात? अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? पंडित महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? सबको पता होगा 1916 में। 39 देखो, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, कानपुर को, है ना? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार करने वाली कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी कौन थी? ये थी अजीजन बाई, ठीक है। अजीजन बाई, ये दरअसल इनका जन्म जो हुआ था ना, इनका जन्म हुआ था लखनऊ में और ये कानपुर आ गई थी। कानपुर में ये नर्तकी थी या हम कह सकते हैं तवायफ थी और ये नाना साहब से मिलके क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था। तो इनके बारे में मैंने और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं आपको इतिहास वाले पार्ट में। तो आप उत्तर प्रदेश के इतिहास को अगर यूपी स्पेशल इतिहास को पढ़ना हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अवध शिल्प ग्राम की स्थापना किस जिले में की गई? अवध शिल्प ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ, ठीक। नेक्स्ट देखो, रानी लक्ष्मीबाई को बाजीराव द्वितीय किस नाम से पुकारते थे? ये बाजीराव द्वितीय वही हैं जिनके भवन में या जिनके महल में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवारबाजी सीखी थी, ठीक है? तो लक्ष्मीबाई से संबंधित आप 2-4 बातें याद रखो। सबसे पहली बात तो ये बाजीराव इन्हें क्या पुकारते थे? इन्हें पुकारते थे छबीली। अब लक्ष्मीबाई से संबंधित 2-4 बातें। लक्ष्मीबाई, जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी। आपसे सन नहीं पूछेगा, बस स्थान पूछता है। इनके बचपन का नाम आपसे पूछे तो मनु और मणिकर्णिका, ठीक? अगर आपसे पूछे कि इनके पिता का नाम बताओ, तो मोरोपंत तांबे, ये इनके पिता का नाम था। अगर आपसे इनकी माता का नाम पूछे, तो आप बताओगे भागीरथी बाई, इनकी माता का नाम था। अगर आपसे पूछे कि बाजीराव सेकंड इनको क्या बुलाते थे, तो इनको कहते थे छबीली, है ना? फिर इसके बाद इनका एक पुत्र था दामोदर, इनका दमन किया था यूरोज ने। तो ये सारी बातें मैंने इतिहास में आपको कवर करवा रखी हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 43, कर्ण का तालाब ये शामली के कहाँ पर है? शामली जिले में किस तहसील में पड़ता है? ये पड़ता है कैराना में, ठीक है? हाँ, देखो, अकबरनामा के लेखक कौन? तो अकबरनामा के लेखक कौन है? आपसे ये पूछा है। इसके हैं अबुल फजल। अच्छा, अबुल फजल से भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आओ जरा समझ लेते हैं। अबुल फजल, अबुल फजल का आपसे पूछ सकता है जन्म कहाँ हुआ? तो आप बताओगे आगरा, ठीक। आप क्या बताओगे? आगरा। अबुल फजल की रचनाएं पूछ सकता है आपसे, कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो आप बताओगे एक तो अकबरनामा और दूसरा आप बताओगे आईन ए अकबरी, ए अकबरी। ये दोनों रचनाएं अबुल फजल की हैं।
और अबुल फजल की मृत्यु कैसे हुई थी? दरअसल अबुल फजल दक्षिण अभियान से वापस आ रहा था। दक्षिण अभियान करके ये वापस आ रहा था और रास्ते में ही जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या की थी, ठीक है? किसके कहने पर किसके कहने पर की थी? तो ये होगा जहांगीर के कहने पर। अकबर काफ़ी क्षुब्ध हुआ था इस हादसे से। तो ख़ैर ये बातें आप याद रखें। नेक्स्ट देखो, रायबरेली की पूर्व दिशा में कौन-सा जिला है? ये रायबरेली है और रायबरेली के पूर्व दिशा में यानी इधर की तरफ ये है अमेठी, ठीक है? तो अमेठी हो जाएगा। कौशाम्बी तो नीचे है, प्रयागराज के पास है। फतेहपुर भी नहीं है, उन्नाव भी नहीं, उन्नाव तो लखनऊ के पास है, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा अमेठी इसके पूर्व दिशा की ओर है। इस तरह के भी क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में बनाए जा सकते हैं, तो आपको पूरा मैप याद रखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, शेख निजामुद्दीन औलिया ये किस किस्से से थे? तो आप याद रखोगे शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद, ठीक है? बाबा फरीद। निजामुद्दीन औलिया से संबंधित 2-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आओ ज़रा समझते हैं। निजामुद्दीन औलिया, ये जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, इनका अगर आपसे पूछे जन्म कहाँ हुआ? तो आप बताओगे बदायूं में। इनके आपसे पूछे गुरु कौन हैं? तो आप बताओगे बाबा फरीद, ठीक? अगर आपसे पूछ ले कि इनके बारे में और भी कुछ चीज़ें बताओ, तो आप याद रखिएगा इन्होंने खुदा की इबादत को 2 तरीके से समझाया है। इन्होंने कहा है खुदा की इबादत 2 तरीके से की जाती है या आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कौन-कौन से तरीके हैं? सबसे पहला इन्होंने बताया लाज़िमी तरीका, अर्थात अगर आप हज जाते हो, रोज़ा रखते हो, खुदा का सजदा करते हो तो फिर आप लाज़िमी तरीके से ये एक खुदा को भी याद करने का तरीका हुआ, खुदा को इबादत करने का तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका है मुत्तादी। इसमें क्या है? मुत्तादी में इन्होंने कहा है कि दूसरों की मदद करना, भाईचारा करना, ईमानदारी से रहना, ये भी एक तरह से खुदा को याद करना या खुदा की इबादत करना है ये, ठीक है? तो ये दोनों तरीके हैं। तो निजामुद्दीन औलिया से आपको याद क्या रखना है? जन्म और इनके गुरु, ठीक? नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है? आधुनिक चित्रकला में देती है रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार। तो ये जो रणवीर सिंह बिष्ट हैं, ये कौन थे? ये चित्रकार थे बहुत बड़े। लखनऊ आर्ट स्कूल के ये प्राचार्य थे, ठीक है? और इनकी कुछ चित्रकलाएँ हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। रणवीर सिंह रणवीर सिंह बिष्ट, इनकी कुछ चित्रकलाएँ हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे पहाड़ी, शीत से बचने के उपाय, किसकी ये चित्रकला है? रणवीर सिंह बिष्ट साहब की। जैसे शिलथ बालक, रणवीर सिंह बिष्ट की है। साँझ ढले, रणवीर सिंह बिष्ट की है। पहाड़ी घसियारे, रणवीर सिंह बिष्ट की है। गाँव की सुबह, रणवीर सिंह बिष्ट की है। नीलकंठ, रणवीर सिंह बिष्ट। काम की समाप्ति पर, रणवीर सिंह बिष्ट। तो ये सारी कृतियाँ आप याद रखोगे। ये सारी चित्रकलाएँ हैं जो रणवीर सिंह बिष्ट के नाम हैं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 वर्ष 2022-23 के लिए किरण बालियान को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से नवाजा गया। ये किस खेल से संबंधित है? तो किरण बालियान किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स शॉट पुट से, ठीक है? एथलेटिक्स शॉट पुट। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2022 2022-23 रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 3,11,000 रुपए, ठीक है? और कई सारे लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जैसे किरण बालियान को मैंने अभी आपको पीछे बताया था। इसके अलावा सिमरन को ये पुरस्कार मिला है। सिमरन क्या किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित हैं? ये है पैरा एथलीट, ठीक है? और ये गाज़ियाबाद से हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पैरा पावर लिफ्टिंग में किसे मिला है? तो आप बताओगे ज़ैनब खातून को। ज़ैनब खातून। किस क्षेत्र में मिला है इनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार? ये मिला है पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए,
ठीक? और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं मेरठ से। बात समझ पा रहे हो? फिर किरण बालियान को भी मिला है, अभी मैंने पीछे देखा था। किसमें मिला है? एथलेटिक्स में। कहाँ की हैं ये? ये है मेरठ से। अच्छा, जिस क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं को दिया जाता है पुरस्कार, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण पुरस्कार भी दिया जाता है। लक्ष्मण पुरस्कार 2022-23 ये किसे दिया जाता है? ये स्पेशली पुरुषों को दिया जाता है। ये महिलाओं के लिए है और ये पुरुषों के लिए है। तो अगर आपसे पूछे कि लक्ष्मण पुरस्कार किसे दिया गया तो आप बताओगे अखिल श्योराण। काहे से संबंधित हैं? ये हैं शूटिंग से संबंधित। कहाँ से हैं? बागपत से। ठीक है? अगर आपसे पूछे राजकुमार पाल किससे संबंधित हैं? हॉकी से। इन्हें भी मिला है लक्ष्मण पुरस्कार। कहाँ से हैं? गाजीपुर से। ठीक, गाजीपुर। अगर आपसे पूछे कि अजीत सिंह को मिला है क्या? हाँ, अजीत सिंह को भी मिला है ये पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार। काहे में? किस विधा में? तो पैरा एथलेटिक्स। ठीक है? और कहाँ से हैं ये? ये हैं इटावा से। तो ये बातें याद रखो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे-किसे मिला है और लक्ष्मण पुरस्कार किसे-किसे मिला है। ठीक है? और ये किस-किस क्षेत्र से संबंधित है और किस-किस क्षेत्र में इनको दिया गया है। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हाँ, 49 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2022 में किसे नवाजा गया? तो विश्व भारती पुरस्कार के लिए मिला है चुना गया है रहेश बिहारी द्विवेदी जी को। ठीक है? द्विवेदी जी को चुना गया है विश्व भारती पुरस्कार के लिए, जो कि दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, संस्कृत संस्थान की तरफ से। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं, आओ ज़रा समझ लेते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार या उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की तरफ से जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी बात। मैंने अभी क्या बताया? विश्व भारती पुरस्कार, ये किसे मिला है? ये मिला है रहेश बिहारी जी को। ठीक है? अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये एक पुरस्कार देता है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये पुरस्कार किसे मिला? क्या बता सकते हो? हाँ, देवी सहाय को। देवी सहाय, डॉक्टर देवी सहाय पांडे इनका पूरा नाम है। ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए कि महर्षि व्यास पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो आप बताओगे आंजनेय शास्त्री को। आंजनेय शास्त्री, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला नारद पुरस्कार, ये किसे मिला है? तो आप बताओगे गोपबंधु मिश्रा जी को, ठीक है? तो ये सारे के सारे नाम आप याद रखो। विश्व भारती पुरस्कार रहेश बिहारी जी को, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार देवी सहाय जी को, महर्षि व्यास पुरस्कार आंजनेय शास्त्री जी को और नारद पुरस्कार गोपबंधु मिश्रा जी को, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। निम्न युग में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? चंद्रशेखर आजाद का संबंध लखनऊ से था, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थीं, अहमद खान दिल्ली से थे, ये लखनऊ से नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको पता होगा, इनका जो गाँव था, पैतृक गाँव ग्राम बदरगाह उन्नाव, है ना? इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो यही सही आपका हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश विविध से संबंधित एक वीडियो था और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है? साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।